Dear students of Vivek Estek, your solved mock test of 12th September, completely solved and point by point explanation. So this was the question. Some people think that with combined effort on the part of the government and society, crime can be completely eradicated, means totally finished. While others argue that it is completely hypothetical. दूसरे कहते हैं कि बिल्कुल बेकार की बात है, थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है. दैट क्राइम हैन ऑलवेज बीन प्रेजेंट इन सोसाइटीज इवन इन द एंशिएंट टाइम. तो दो अलग अलग तरह की सोच है, उसके बारे में दे हैव आस्क्ड यू टू कंपेयर. दैट मीन्स डिस्कस बोथ साइड ऑफ एसे की टाइप है ये, और अपना ओपिनियन देना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करिए क्वेश्चन को, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए उसको, लिखना ज़रूरी है. बहुत सिंपल करिए उसको. फिर अपने एवरीडे एग्जांपल सोचिए, आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसा कोई सोच आई है उसके बारे में लिखिए. फिर थिंकिंग करिए, थोड़ी सी सजाइए उसको. प्लानिंग और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फिर ऐसे लिखने से पहले एक बार अपने मन में, अपने दिमाग में उसका ड्राई रन कर लीजिए. कंबाइंड एफर्ट, जॉइंट एंडेवर, ये वर्ड्स को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास हमेशा के लिए आपकी डायरी में होंगे, तो बार बार आइल्स के अंदर ये आएंगे. गवर्नमेंट, द स्टेट, द अथॉरिटीज, सोसाइटी, सोशल. क्राइम को क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. कंप्लीटली इरेडिकेट, टोटली ओब्लिटरेट, मिटा देना. हाइपोथेटिकल कोई बात सिर्फ थियरी में ही है, प्रैक्टिकल नहीं है. ऑलवेज, एवरी टाइम, एंशिएंट टाइम, ओल्डन टाइम्स. ये करने से एक तो आपको ऑल्टरनेट वोकैबुलरी मिल जाती है जो आप अपने एस्से में लिख सकते हैं, उसके नंबर मिलेंगे. प्लस ये हो जाता है कि आपके पास एक ऐसी समझने का टाइम मिल जाता है. कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर समाज और सरकार मिलकर काम करें तो जुर्म पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा. बाकी लोग कहते हैं काल्पनिक बातें हैं, जुर्म तो पुराने ज़माने में भी था और कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता. आप दोनों बातों की तुलना कीजिए और फिर अपना विचार बताओ. यहाँ कीवर्ड है एब्सोल्युटली. जुर्म क्या पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है कि नहीं, बात इस पे होनी है. तो वाइल अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एडवोकेट्स एंड नॉट विदाउट रीज़न, ये आप यूज़ कर सकते हैं लाइन अगर आप चाहो अपने एसेज में. दैट इफ द स्टेट एंड सोशल फोर्सेस गेट टुगेदर, अगर सोसाइटी और सोशल फोर्सेस, स्टेट यानी गवर्नमेंट मिल जाएं, तो एक वर्ल्ड ऐसा मिल सकता है कि जिसमें क्राइम नहीं होगा. आई पर्सनली टेंड टू बी इंक्लाइंड विद अ कॉन्ट्रेरी व्यू. बेसिकली मैं कह रहा हूँ आई एग्री विद दी अदर व्यू, द ऑपोजिट व्यू, दैट अ कंसिडरेबल रिडक्शन इन क्राइम इज एंटायरली पॉसिबल. आप क्राइम को कम करवा सकते हैं. डूइंग अवे विद द क्रिमिनल एक्टिविटीज फ्रॉम द रूट इज इम्पॉसिबल. जड़ से ही ख़त्म कर दो, ये नहीं हो सकता. एज इट इज़ पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन टू ब्रेक द लॉ, क्योंकि ये इंसानों की फितरत है कि कानून तो इन्होंने तोड़ना ही है. द मोस्ट प्रेडोमिनेंट रीजन सपोर्टिंग द फॉर्मर व्यू. अभी ऊपर दो व्यू थे, मैंने दूसरा व्यू फिर से नहीं बताया, मैंने कह दिया पहला व्यू. पहला व्यू था कि वो टोटली ख़त्म करा जा सकता है. उसके सपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है? नोबडी इज़ बॉर्न अ क्रिमिनल. कोई भी क्रिमिनल बन के पैदा नहीं होता. एंड मैनी अ टाइम्स द एडवर्स फैक्टर्स, जो एडवर्स फैक्टर्स हैं, जो बुरे हालात हैं, फेस्ड आफ्टर बर्थ पुश वन टू गो टू द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ. और आप कानून के गलत तरफ चले जाते हो, यानी लॉ तोड़ देते हो. अ बिग परसेंटेज ऑफ द ह्यूमंस फेस अ वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ इनजस्टिस. बहुत बड़ी परसेंटेज को ऐसी दुनिया मिलती है जिसमें न्याय नहीं है, इनइक्वालिटी है, समानता नहीं है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, उनके पास मौके नहीं है. दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इनजस्टिस. इससे एक अन्याय की डेस्परेशन की भावना यानी बेचैनी पैदा होती है, और इनसिक्योरिटी पैदा होती है. इनसिक्योरिटी यानी अपने अंदर एक भावना पैदा होती है कि मुझे नहीं मिलेगा, मुझे नहीं कुछ मिलेगा.
और एक नॉर्मल पर्सन इसलिए क्राइम कमिट कर देता है कि मैं भी कुछ पा जाऊं। दस एटलीस्ट इन थियरी, कम से कम थियरी में तो ये पॉसिबल है कि अगर गवर्नमेंट एजेंसीज यानी पुलिस वगैरह, कोर्ट, कम्युनिटी यानी सोसाइटी और एनजीओज ऐसी एजेंसी जो कि गवर्नमेंट की नहीं है पर सामाजिक एजेंसीज हैं, वर्क हैंड इन हैंड, इकट्ठे काम करें और ऐसी दुनिया बनाएं जिसमें नेगेटिव फैक्टर्स नहीं है, तो देयर वुड बी नो क्राइम। थियरी में तो पॉसिबल है, पर मैं इस व्यू के साथ एग्री नहीं करता। और उसने बोला था दोनों व्यूज़ के बारे में बात करो, तो मैंने कर दी। और फिर अब मेरा व्यू क्या है, मैंने कहा दिस रीजनिंग इज यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब है कि इसमें ये बस ख्याली पुलाव है, आइडियलिस्टिक, ऐसा होना चाहिए पर हो नहीं सकता। इट इज रिमूव फ्रॉम रियलिटी, सच्चाई नहीं है ये। इफ इट वर ओनली wants and needs that drive crime, why do the ultra rich and privileged bend rules to make more profits? अगर सिर्फ ज़रूरतों के कारण आदमी क्राइम करता होता तो ये जो सुपर रिच है ये क्यों क्राइम करते हैं? वाई आर वाइट कॉलर क्राइम्स कमिटेड बाय द वेल ऑफ? फिर वाइट कॉलर मतलब जो लोग डेस्क पे बैठ के फ्रॉड करते हैं, लूटते नहीं है, डाका नहीं मारते, लोन्स खा जाते हैं, पैसा खा जाते हैं आपका, वो फिर बैठ के क्यों करते हैं हालांकि उनके पास वो वेल ऑफ होते हैं, अमीर होते हैं। मैं रीज़न देने लगा। एक्चुअली द ह्यूमन साइकी, दिमाग, इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड देयर आर मैनी फैक्टर्स सच एज एवरीज, लालच, जेलसी, ईर्षा एंड जस्ट द थ्रिल ऑफ ब्रेकिंग रूल्स। और एक मज़ा होता है जो रूल को तोड़ के हमें मिलता है, दैट वुड ल्योर वन टूवर्ड्स ड्यूरिंग डूइंग द फॉरबिडन। हमें अट्रैक्ट करता है वो कि आओ उस चीज़ को करो जो आपको मना की गई है, इवन दो देयर इज नो रियल रीज़न टू डू सो। अगर आपने रीज़न हटा भी दिए सारे, तब भी कुछ लोग क्राइम करेंगे ही करेंगे। और मैंने एग्जांपल के तौर पे डेनमार्क और न्यूजीलैंड का नाम लिया, जहाँ पर विच हैव वेरी सेंसिटिव और ह्यूमैनिटेरियन गवर्नमेंट्स, और वहाँ पर बड़ी अच्छी गवर्नमेंट्स हैं और सोसाइटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, फिर भी क्राइम वहाँ होता है, हालांकि अगर दूसरे लेसन से नेशंस की तुलना में कम होता है। तो इन कंक्लूजन मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले वो बात जिसके साथ मैं पूरा एग्री नहीं कर रहा पर मैं मानता हूँ कुछ सच है उसमें। देयर इज मेरिट इन द स्कूल ऑफ थॉट विच अंडरलाइंस द फैक्ट दैट अ बेटर एंड फेयरर वर्ल्ड वुड मेक द नीड ऑफ कमिटिंग क्राइम्स इररेलेवेंट। अगर हम एक बेहतर दुनिया बना लें तो क्राइम होने का चांसेस कम हो जाएंगे। येट देयर इज क्लिंचिंग एविडेंस, हालांकि पक्का सबूत है कि ह्यूमन नेचर ऐसा है कि शार्प डिक्लाइन तो ख़त्म क्राइम में हो सकता है, बेटर गवर्नमेंट से, ज़्यादा अच्छे सिस्टम से, सोशल स्ट्रक्चर से। अ वर्ल्ड टोटली बरेफ्ट यानी टोटली ख़त्म हो जाए क्राइम, ये एक पाइप ड्रीम होगी। पाइप ड्रीम मतलब एक सपना ही होगा, एक इम्पॉसिबिलिटी। ये आपका एस्से। यू वेलकम टू कम इन द क्लास एंड आस्क मी अगेन। टास्क 1 एक चार्ट है, 2 साल है, 1919 2010, और इसमें आप देखो कि ये कोई पीरियड नहीं है। तो आपने देखा 5 एज ग्रुप हैं, 18-25 और ये वगैरह, और डोनेशन कितने परसेंट लोग हर एज ग्रुप के, ये डोनेशंस की परसेंटेज नहीं है, अगर आपने लिखा है तो वो गलत है। परसेंटेज ऑफ पीपल है उस एज ग्रुप का जो डोनेट करते हैं। तो पहले साल में जो सबसे छोटी एज ग्रुप वाले थे वो सबसे कम परसेंटेज उसमें से लोग डोनेट करते हैं, फिर बढ़ती है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाले 36 to 50 ईयर्स वाले हैं। पहले तीनों एज ग्रुप्स में आपने नोट किया कि मैंने दिखाया कि जो आपका पिछले साल में परसेंटेज कम है, जो बाकी के 2 एज ग्रुप हैं बड़े वाले, उनमें पिछले साल में परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा है। तो मैंने रफ वर्क किया, मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए चुप हो जाता हूँ, आप ये रफ वर्क पढ़ सकते हो। बस ये यंगेस्ट एज ग्रुप होना चाहिए था। मैंने अपना रफ वर्क कर लिया। The given vertical bar chart depicts
illustrates, correlates data about the variation in the ratio of citizens of Britain who donated money, जिन्होंने पैसा डोनेट किया. The comparison is between two discrete years. दो discrete years में ये comparison है, period नहीं है, separated by 2 decades, 1919-2010. And for the sake of comparison, यहाँ P आना चाहिए था. The denizens of Britain have been divided into 5 distinct age groups. इनको अलग अलग 5 ग्रुप्स में कर दिया गया. ओवरऑल क्या है? ओवरऑल इन ईच ऑफ द 3 यंगर एज ग्रुप, जो नीचे वाले जो एज ग्रुप थे, द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु डोनेटेड मनी वॉज लोअर इन द लेटर ईयर. जो लोग पैसा देने वाले थे वो पिछले सालों में थोड़े कम थे एज कम्पेयर टू द फॉर्मर वन, वेयर एज इट वॉज वाइस वर्सा, यानी उल्टा था. बड़े एज ग्रुप में पिछले साल में परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा थी. द यंगेस्ट एज ग्रुप 18 to 25 showed the least percentage of those who were interested in donating to charity in both the years. सबसे कम परसेंटेज इन्हीं की थी दोनों सालों में. परसेंटेज ऑफ डोनेशन नहीं, परसेंटेज ऑफ पीपल. It also showed the sharpest fall in the percentage of people who donated money in 2010. और इनके अंदर डिक्लाइन भी 2010 में सबसे ज़्यादा हुई. The percentage of donators more than halved from about 16 of all the people in this age group in 1990 to about 6 in 2010. तो ये तो 2010 होना चाहिए था, 2000. Further, in both the years under study, the highest percentage of donators was in the age group of 36-50. However, this age group too showed an almost 7 percentage point decline in the percentage of donators from near 40 in 1990. इनके 1990 में 42% थे, इनमें भी 7 percentage point की देना है, हालांकि हाईएस्ट दोनों सालों में इसी में थे. A similar percentage wise drop was seen in the age group 26 to 35, which had about 36% of the citizens donated in the first year. इस एज ग्रुप में भी 36% पहले साल में थे, 7% का डिक्लाइन आया. अब पिछले दो बड़े एज ग्रुप, द टू ओल्डेस्ट एज ग्रुप 51, 65 and above 65 showed small improvements in the percentage of residents who agreed to donate. The percentage of donators in these two age groups were around 35% and 30% of the total age group residents respectively in the first year, and about 5 percentage point higher in each of the two groups in the latter year. तो अब ये लैंग्वेज देख सकते हैं, और इसका YouTube वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि आप ये बार बार जाके ये लैंग्वेज को, अगर आप ये लैंग्वेज समझना चाहते हैं और समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी. कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं.